अस्सलामुअलैकुम। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 के एक्सरसाइज वाले प्रोग्राम्स को। तो इस लेक्चर में तकरीबन हम 5 प्रोग्राम को सोल्व करेंगे और इसके लॉजिक को अच्छे से समझने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे प्रोग्राम भी लिख लिए हैं और उनके साथ सॉल्यूशन भी, और साथ साथ हम इसका लॉजिक समझेंगे। तो कवर हमने क्या करना है, एक्सरसाइज है, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज है C++ की। क्वेश्चन 1 to 5 कवर करेंगे, पार्ट 1 है वीडियो का। इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा वो पार्ट 2 होगा और उसमें नेक्स्ट 5 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि आपके चैप्टर 4 के जो कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। हर एक एक टॉपिक को मैंने अच्छे से कवर कर दिया, वहाँ पे हर एक प्रॉब्लम को अच्छे से हमने वहाँ पे सोल्व किया जो कि चैप्टर के अंदर थी। तो अब हम प्रोग्रामिंग पे आए हैं, तो चैप्टर वाली आपने लाजमी से कर लेनी है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला प्रोग्राम है उसको अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने लिख दिया है कि राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट अ टेक्स्ट of 4 line consisting of character, integer value, floating point value using cout statement। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है लॉजिक के दौरान कि आपने जो स्टेटमेंट है उसको क्या करना है, अच्छे से पढ़ लेना है। तो स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हम चीजें लॉजिक बनाने के लिए देखेंगे कि हमने क्या करना है एक्चुअल में। तो लॉजिक आपने हमेशा रफ अमल में बनाना है। ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट पढ़ लिया उसके बाद फौरन आपने उस स्टेटमेंट को लिखना शुरू कर दिया, उसके कोड को। इस तरह से नहीं करना, क्योंकि हमने रट्टा तो लगाना नहीं, हमने लॉजिक बनाना सीखना है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि आपने एक टेक्स्ट प्रिंट करवाना है। तो ये क्या चीज़ है, ये हमारा काम है जो कि हमने करना है कोड के जरिए। लेकिन वो जो टेक्स्ट आपने प्रिंट करवाना वो 4 लाइन्स पे होना चाहिए। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है जी, 4 लाइन्स पे होना चाहिए, यानी हर लाइन्स पे एक मुख्तलिफ तरीके का टेक्स्ट होगा। तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया करैक्टर भी हो सकता है, इसके अलावा इंटीजर वैल्यू होगी, फ्लोटिंग होगी और पॉइंट वैल्यू होगी, और आपने cout स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है। 3 तरह की उन्होंने हमें बता दिया, चौथी हम खुद से बना लेंगे, वो स्ट्रिंग कर लेंगे, वो आपको समझ आ जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि 4 लाइन्स का क्या होगा, हमारे पास टेक्स्ट होगा। और ये टेक्स्ट में क्या क्या हो सकता है, इसमें हमारे पास करैक्टर वैल्यू होगी, हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट होगी। इसी तरह इसके अलावा उन्होंने हमारे पास बता दिया कि यहाँ पर इंटीजर वैल्यू भी होगी। अब यहाँ पर समझने वाली क्या बात है, समझने वाली ये बात है कि हमें किसी किस्म की इनपुट लेने के लिए नहीं कहा गया। हमें सिंपल कहा है कि आपने टेक्स्ट को क्या कर देना है, शो करवा देना है। इसका मतलब कि ये वाले जो करैक्टर है या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज होंगी, ये हम इनपुट नहीं लेंगे बल्कि हम इन्हें असाइन कर देंगे। तो असाइन करने के बाद उनको cout का इस्तेमाल करते हुए हम 4 लाइन्स में शो करवाएंगे। और हमें पता है कि अगर हमने कुछ लाइन्स में शो करवाना हो, अगली लाइन में, उससे अगली लाइन में, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम एंडल का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रोग्राम में यही चीजें समझने के लिए जरूरी थी लॉजिक में। तो यहाँ पर अब आपको स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी। ये वाली जो चीज है हैश इंक्लूड iOS स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std int main, ये क्या है हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, इसके बारे में समझ लिया है। ये आपने हमेशा हर जो प्रोग्राम है उसके स्टार्ट में इसको लिखना है। इंट मेन के बाद जो हमने लॉजिक बनाया है, ये मेन फंक्शन के अंदर हम स्टेटमेंट के थ्रू या कोड के थ्रू इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो अभी लॉजिक हमने समझा है उसको यहाँ पर हम देखेंगे कि स्टेटमेंट में हमने कैसे लिखा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कोई इंटीजर वैल्यू लेने के लिए इंट नाम का वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर करवा दी। इसी तरह फ्लोट वैल्यू जो थी उनको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाने के लिए फ्लोट के जरिए हमने एक एवरेज नाम का वेरिएबल ले लिया। करैक्टर वैल्यू के लिए हमने ग्रेड नाम का वेरिएबल ले लिया और कैर से हमने इसे क्या करवा दिया है, डिक्लेयर करवा दिया और इनिशियलाइज भी करवा दिया है वैल्यू असाइन करके। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन साथ साथ हमने करवा दी। तो यहाँ तक जो हमने किया है काम, इसका मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो चुकी है, ये वाली वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर होगी और ये वाली इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, मैंने ये रैंडम सी वैल्यू दे दी है। अब मैंने क्या करना है कि 4 लाइन में इन टेक्स्ट को प्रिंट करवाना है, तो मैंने cout का इस्तेमाल किया। ये वाला जो C है हमेशा लोअर केस में होना चाहिए। और उसके बाद हमने इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैंने एक लाइन शो करवा दी कि मेरा नाम अली है, और उसके बाद एंडल का इस्तेमाल कर दिया। एंडल की वजह से क्या होगा कि ये जो अगली मैं स्टेटमेंट या वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाह रही हूँ वो अगली लाइन पे जाके शो होगी जब आप कोड लिख रहे होंगे। तो उसके बाद मैंने मार्क्स के लिए इन्वर्टेड कोमा कर दिया कि इसके मार्क्स जो हैं वो मार्क्स वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है, यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा के बगैर मैंने एक वेरिएबल लिखा है, तो यहाँ पर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज होंगी वो शो हो जाएंगी। तो इसी तरह हम आगे चलते हैं।
और उसके बाद हम क्या करेंगे, सी आउट की मदद से हमने कह दिया कि ग्रेड इन्वर्टेड कोमा के अंदर ग्रेड है तो सेम ऐसे जैसे कि ग्रेड है वैसे ही शो हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास मैंने ग्रेड नाम का जो वेरिएबल बनाया है वो लिख दिया है ताकि उसके अंदर जो वैल्यू है वो शो होगी। रिटर्न 0 किया और अपना प्रोग्राम खत्म हो गया। अब यहाँ पर जो वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यूज को असाइन किया है, इसकी वजह ये है कि अगर कहीं भी वैल्यू को चेंज करना है तो सिंपल हमने जहाँ पर डिक्लेरेशन की है वहीं पे वैल्यू को हम चेंज कर देंगे। इस तरह हमारा जो पहली प्रॉब्लम है वो क्या हो गया है, सोल्व हो गया है। अब हम अपनी अगली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, प्रोग्राम 2 है और उसमें उन्होंने कहा कि एक प्रोग्राम लिखें जिसमें आप इनपुट ले रहे हैं, यानी यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि कुछ वैल्यू आपने यूजर से लेनी है, यानी इनपुट लेनी है। रेडियस ऑफ स्फीयर फ्रॉम यूजर, वो वैल्यू क्या है वो आपने कहना है कि मुझे रेडियस ऑफ स्फीयर बता दीजिए। वो यूजर एंटर करेगा। जैसे वो वैल्यू को एंटर करेगा आपने क्या कैलकुलेट करना है, आपने वैल्यूम एंड सरफेस एरिया यूजिंग द फार्मूला, यानी उन्होंने हमें फार्मूला दे दिया कि आपने एरिया इस तरह से कैलकुलेट कर देना है, सरकमफ्रेंस इस तरह से कैलकुलेट कर देना है। अब ये जो फार्मूला ये कैसे ड्राइव हुआ है ये मैंने आपको ऑलरेडी कवर किया है, क्योंकि जितनी भी हमने प्रॉब्लम की थी चैप्टर के अंदर उसमें जो भी फार्मूले इस्तेमाल हुए थे मैंने आपको ये नहीं था कि ये फार्मूले याद कर लें, बल्कि डिराइव करके बताया कि ये फार्मूले कैसे बने हैं। तो वो वाली वीडियोस आप लाजमी से देखिएगा ताकि आपके कंसेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर हैं। अब यहाँ पर जो लॉजिक है वो बहुत ज़्यादा आसान सा बनेगा। लॉजिक क्या बनेगा, तो हम यहाँ पर लॉजिक बनाना इसका सीख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि मैंने इसका क्या बनाना है जी, लॉजिक बनाना है, तो लॉजिक में उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप इनपुट लें। इनपुट का मतलब क्या है, यूजर से वैल्यू ले, यूजर वैल्यू को एंटर करेगा और इनपुट हम कैसे लेते हैं, सी इन की मदद से। तो ये हमारी चीजें क्लियर हो गई हमें। अब इनपुट में हमने सी इन की मदद से लेना क्या है, हमने रेडियस ऑफ स्फीयर लेना है यानी आर लेना है। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर है। अब जो ये वैल्यू यूजर एंटर करेगा ये किसी वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर होगी, तो इसका मतलब आर नाम का कोई हम वेरिएबल भी रखेंगे। उसके बाद जैसे ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है तो हमने कैलकुलेट करना है। तो जहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है तो हमारे पास कोई वैल्यू कैलकुलेट होनी चाहिए किसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए। तो हमने कैलकुलेट क्या करना है, एरिया करना है। एरिया हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर है। आर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी होगी, वो हम इसके अंदर रखेंगे। तो यहाँ पर वो सिंपली इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारा एरिया होगा। तो वो वैल्यू कहीं ना कहीं स्टोर करवाने के लिए हम ए नाम का, ये एरिया नाम का वेरिएबल लेंगे। सेम सरकमफ्रेंस के साथ भी यही है कि सरकमफ्रेंस में भी हम सरकमफ्रेंस नाम का कोई वेरिएबल ले रहे होंगे ताकि जो वैल्यू इसके बाद कैलकुलेट हो चुकी होगी वो उसके अंदर जाके स्टोर हो जाए। पाई की वैल्यू उन्होंने हमें दे दी है तो इसका मतलब पाई की जगह हम ये वाली वैल्यू लिख देंगे। तो अब मैंने इंट मेन से स्टार्ट किया, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, वो आपने लाजमी से लिखना ही है। लेकिन आपने ज़हन में रखना है कि हमने स्टार्ट किससे किया है, इंट मेन से किया, सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि समझाना यहीं से है, मेन फंक्शन के अंदर लॉजिक से है। तो वो चीज़ आपने लाजमी से अपनी लिख लेनी है। तो यहाँ पर हमने फ्लोट एरिया आर एरिया और सरकमफ्रेंस ले लिए, यानी पॉइंट में इनकी वैल्यू आ सकती है, इसलिए फ्लोट डाटा टाइप ली है। फिर से बता रही हूँ, अगर आपको डाटा टाइप की समझ नहीं आ रही, आपको नहीं पता सी आउट क्या है, सी इन क्या हो रहा है, तो आपने पिछले लेक्चर पिछले चैप्टर्स कवर करने हैं ताकि ये वाली जो चीज़ आप समझ रहे हैं ये बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगी। बल्कि कई मेरे स्टूडेंट ऐसे होंगे उन्होंने ये एक्सरसाइज सोल्व की होगी अगर उन्होंने पिछले चैप्टर साथ साथ किए हैं। तो यहाँ पर हमने मेन चीज़ क्या कर ली कि हमने डिक्लेयर कर दिए ये वाले वेरिएबल। क्यों किए, क्योंकि हमने इनके अंदर वैल्यूज रखनी है। उसके बाद सी आउट की मदद से हमने यूजर को बताया कि एंटर करें रेडियस को, और सी इन से हमने उससे रेडियस की वैल्यू ले ली। अब यहाँ पर सी इन में इसके बाद आर के अंदर वैल्यू होगी जो कि यूजर ने एंटर की होगी। अब यहाँ पर अगर हम एरिया की बात करें तो यहाँ पर 4.0 यानी जो उसका फार्मूला है सेम वही, पाई की जगह उसकी वैल्यू, और आर हमने 2 मरतबा से मल्टीप्लाई कर दिया यानी आर का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये सारी की सारी वैल्यू कैलकुलेट होगी और जो फाइनल वैल्यू होगी वो एरिया नाम के वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। सेम सरकमफ्रेंस के अंदर भी यही होने वाला है, सेम वही फार्मूला हमने लिखा। हमने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ये वाली वैल्यू लिखी ताकि पहले डिवाइड हो जाए,
डिवाइड होने के बाद उसको क्या किया जाए, फिर मल्टीप्लाई किया जाए उस वैल्यू को फर्दर। तो इस तरह से इसको भी कैलकुलेट करने के बाद इसकी जो वैल्यू होगी वो सर्कमफ्रेंस के अंदर स्टोर हो चुकी होगी। तो सी आउट में एरिया को शो करवाने के लिए हम एरिया नाम का वेरिएबल यहाँ पे लिख देंगे ताकि इसके अंदर जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाए और CIR के अंदर जो वैल्यू है वो वाली वैल्यू डिस्प्ले हो जाए। तो सिंपल सा ये वाला हमारा प्रॉब्लम था जो कि सोल्व हो गया है। दोबारा से कहूंगी, अगर आपने फार्मूले समझने हैं कि ये किस तरह से ड्राइव हुए हैं तो आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद हम अपने अगले प्रोग्राम की तरफ आते हैं जो कि प्रोग्राम नंबर 3 है। इसमें उन्होंने कहा कि आप एक प्रोग्राम लिख दें जिसमें आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। 3 साइड्स हैं ट्राइंगल की और ये जो 3 की 3 साइड है वो कीबोर्ड से आपको मिलेंगी। इसका मतलब ये है कि यूजर उसे एंटर करेगा, वैल्यू यूजर बता रहा होगा। फार्मूला उन्होंने बता दिया है, तो जहां पर फार्मूला ही गिवन है वहां पर बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है समझना। सेम चीज उन्होंने कहा कि 3 साइड्स हैं, एक ट्राइंगल है उसकी 3 साइड हैं ABC, और इन ABC की जो वैल्यू है ये आपको यूजर से मिलेगी, कीबोर्ड से मिलेगी, यानी इनपुट के जरिए या फिर यूजर से मिल रही होंगी। यहां तक आपको क्लियर हो चुका। अब यहां पर इनकी जैसी वैल्यू आ जाती है तो आपने एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। ये मेन चीज है जिसके लिए हमने सारा के सारा प्रोग्राम लिखना है। लेकिन एरिया जो फाइंड आप करेंगे उसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है। S है, S-A है, S-B है, S-C है। लेकिन यहां पर जो S है इसको हम कैसे फाइंड करें, क्योंकि ABC तो हमें यूजर से मिल जाएगी। तो इसको फाइंड करने के लिए भी उसने उसका फार्मूला बता दिया है कि आपने जो आपको ABC की वैल्यू मिली है इन तीनों को आपने ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज है जिसको आपने यहाँ पे समझना है कि हमने इस एरिया को कैलकुलेट करना है, लेकिन उससे पहले हमने S की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और उसका भी उसने फार्मूला दे दिया है। तो 3 चीजें हैं, इनकी वैल्यू हमें यूजर से मिलेगी तो इनको भी डिक्लेयर करना पड़ेगा एज अ वेरिएबल ताकि इनके अंदर वो वैल्यू स्टोर हो सके। S को कैलकुलेट करना है तो S नाम का भी वेरिएबल कोई होना चाहिए जिसके अंदर ये वैल्यू आके बाद में स्टोर रहे, और इसी तरह बाद में एरिया नाम का भी कोई वेरिएबल होना चाहिए ताकि ये वाली जो वैल्यू बनेगी वो उसके अंदर स्टोर रहे। तो सिंपल सी चीज है, इंट मेन से मैंने स्टार्ट किया है ताकि उसके बाद हम अंदर वाली चीज सारी कर सकें। तो फ्लोट में ABC ले लिया और डबल में हमने S और एरिया ले लिया ताकि अगर बड़ी वैल्यू भी आए तो वो उसके अंदर स्टोर हो सके। सी आउट से मैंने एक ही लाइन के अंदर कह दिया, आप अलग अलग से भी यूजर से ले सकते हैं। हर बार सी आउट एंटर A साइड, फिर C इन A ले लें, फिर सी आउट एंटर B साइड, फिर C इन से B ले लें। तो मैंने सिंपल सा एक ही लाइन के अंदर कह दिया कि ABC आपने एक इस तरह से एंटर कर देना है इसी सीक्वेंस में। उसके बाद C इन से ABC उसी सीक्वेंस से वैल्यू ले ली। तो जैसे यूजर एंटर करता रहेगा तीनों की वैल्यू वो ABC के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। उसके बाद S को कैलकुलेट करना था तो मैंने इन तीनों को क्या किया, पहले प्लस कर दिया, ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो इसका मतलब पहले ये तीनों प्लस होंगी, प्लस होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 2.0 से डिवाइड हो जाएगी। 2.0 क्यों लिखा है? क्योंकि हमें पता है कि हमने इसको डबल में लिया है। उसके बाद एरिया है, एरिया कैलकुलेट करना है, सिंपल स्क्वायर रूट लो, उसके लिए हम SQRT लिखेंगे और जो हमारे पास S है उसका अंदर का सारा फार्मूला सेम वही जो हमें दिया गया है एरिया के अंदर वो सारा लिख देंगे। ये आपने टर्मिनेटर लाजमी से लगाना है, यहाँ पर मैं लगाना भूल गई हूँ तो आपने यहाँ पर लाजमी से इनका इस्तेमाल करना है। उसके बाद हम सी आउट से शो करवा देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा, दोबारा से ये वाली चीज, और एरिया नाम का जो वेरिएबल है सिंपल हमने वो वेरिएबल लिख दिया। क्यों? इसके अंदर जो वैल्यू कैलकुलेट होकर स्टोर है वो वैल्यू शो हो जाएगी। यहाँ पर एक नोट है, नोट ये है कि हमने यहाँ पे SQRT का इस्तेमाल किया। हमने किसका इस्तेमाल किया? हमने SQRT का इस्तेमाल किया जो कि #include math.h इसके अंदर ये स्टोर होगा। यानी ये वाला जो हमें फंक्शन मिल रहा है SQRT से सबका स्क्वायर रूट मिल रहा है, इसके लिए ये वाली हेडर फाइल को इंक्लूड करना लाजमी है। ये आपने जहाँ पे #include iOS स्ट्रीम है उसके नीचे ही ये वाली लाइन लाजमी से लिख देनी है ताकि #include जो math.h है यानी उसकी जो हम आगे इस्तेमाल करेंगे लाइब्रेरीज आप कह सकते हैं, तो उसको आसान रहेगा उसका इस्तेमाल करना। लेकिन फिलहाल आपने ज्यादा वो कम्प्लेक्स नहीं करना, सिर्फ इतना समझे कि हम अगर कोई मैथमेटिकल फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट लेने के लिए तो उसके लिए ये वाली लाइब्रेरी जो है ये वाली जो हेडर फाइल है, ये वाली जो हेडर फाइल है उसको इंक्लूड करना
लाजमी है। तो इसको इंक्लूड करेंगे तभी ये वाला फंक्शन परफॉर्म होगा, अदरवाइज एरर आएगा। तो इस तरह से हमने प्रोग्राम 3 भी कर लिया। अब हम चलते हैं प्रोग्राम 4 पे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलो के साथ या क्लास फेलो का जो ग्रुप है उसमें शेयर नहीं किया, तो लाजमी से शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और स्टडी करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे उसके बाद आप स्टडी करेंगे, आप टेस्ट ले सकते हैं एक दूसरे का, तो इस तरह से स्टडी बेहतर रहेगी। अब हम आ चुके हैं प्रोग्राम 4 पे, जिसमें उन्होंने कहा है राइट अ प्रोग्राम, यानी एक ऐसा प्रोग्राम लिख दें जिसमें इनपुट करनी है माइल्स, यानी माइल्स की वैल्यू हमें यूजर से मिल जाएगी। तो उस वैल्यू को कहीं स्टोर करवाने के लिए हम माइल नाम का वेरिएबल ले लेंगे। उसके बाद आपने उन माइल को किलोमीटर में कन्वर्ट कर देना है। तो मेन चीज क्या कह रहे हैं ये वाले, ये हमें कह रहे हैं कि भाई आप ऐसा करें कि यूजर से वैल्यू जो आपने लेनी है ना माइल्स, यानी ये हमें कहाँ से मिल रही है, इनपुट मिल रही है, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जैसे ये इनपुट से आपके पास वैल्यू आती है तो इस वैल्यू को आपने कन्वर्ट कर देना है किसमें, किलोमीटर में। अब किलोमीटर में कन्वर्ट करना है और हमें बता दिया है कि जो 1 माइल है, यानी जो यूजर ने वैल्यू एंटर की है माइल्स में, उन वैल्यूज में सिर्फ 1 माइल जो है वो किसके बराबर है, 1.609 किलोमीटर। तो इसका मतलब यहाँ पर उन्होंने हमें एक तरीके से क्या दे दिया है, फॉर्मूला दे दिया है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो चाहे जितने मर्जी माइल्स हों, हमें पता है 1 माइल 1.609 के बराबर है, तो जितने भी वो वैल्यूज को एंटर कर रहा है, जितने भी माइल्स को एंटर कर रहा है, सिंपल हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.609 के साथ, तो हमारे पास किलोमीटर में वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर सिंपल वही चीज है, इंट मेन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, फिर से बता रही हूँ, हैश इंक्लूड iOS स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, वो आपने लाजमी से लिखना है। उसके बाद मैंने फ्लोट में किलो ले लिया, इंट में माइल ले लिया, क्योंकि माइल की वैल्यू इंटीजर में मिलेगी, और फ्लोट को जब हम 1.609 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो फ्लोट में वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए हमने फ्लोट में किलोमीटर के लिए किलो ले लिया और इंट माइल ले लिया। उसके बाद मैंने कहा सी आउट एंटर माइल, ताकि यूजर को पता चले कि उसने किसकी वैल्यू एंटर करनी है, वो माइल्स की वैल्यूज को एंटर करेगा। उसके बाद सी इन माइल्स, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो माइल है उसकी वैल्यू हम यूजर से ले लेंगे और वो माइल नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। किलो इज इक्वल टू, अब हमने किलोमीटर को कैलकुलेट करना है, जितने भी माइल्स एंटर किए हैं यूजर ने, जो भी वैल्यू एंटर कर दी है, उसको सिंपल 1.609 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट होके वो किलोमीटर यानी किलो नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। बेसिकली हमने कन्वर्ट यहाँ पे कर दिया है किलोमीटर में। सी आउट से हम शो करवा देंगे जो माइल है, यहाँ पर जो मैंने माइल्स लिखा है ये वेरिएबल है, मैंने इन्वर्टेड कोमा में नहीं लिखा। तो यहाँ पर जो वेरिएबल यूजर ने एंटर किया है माइल्स की वैल्यू वो इसके अंदर शो होगी, उसके बाद आगे उसके माइल्स लिखा नजर आ जाएगा। इसी तरह फिर किलो, मैंने किलो यहाँ पे जो लिखा है ये वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो शो होगी और उसके साथ किलोमीटर होगा। सिंपल ये चीज है कि पहले वैल्यू होगी और उसके आगे उसका यूनिट हो जाएगा। उसके बाद रिटर्न 0 और ये वाला प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो चुकी। अभी तक जो हमने प्रोग्राम किए वो बच्चों वाले प्रोग्राम थे, ज्यादातर उनमें से रिपीट नहीं होते या पेपर्स में नहीं आते, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आपको समझ आना शुरू हो जाए कि लॉजिक कैसे बनता है। ये वाला प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो इसमें कहा गया है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिख दें जिसमें आप इनपुट क्या ले रहे हैं, एज ले रहे हैं ईयर्स में, और डिस्प्ले किसमें करवा रहे हैं, डेज में और मंथ में। बहुत ही आसान सा लॉजिक है इसका, हम इसको समझ लेते हैं। ये बिल्कुल लॉजिक वैसा ही है जैसे अभी हमने किलोमीटर वाला किया है। तो हमारे पास जो एज है वो हम किससे लेंगे, यूजर से लेंगे, यानी इनपुट ले लेंगे। अब जो एज की वैल्यू यूजर इनपुट में हमें देगा वो किस में होगी, ईयर्स में होगी। वो बता देगा कि ये वाला जो वैल्यूज आप लेना चाह रहे हैं ये 12 साल का है, 14 का है, 27 का है, जितना भी बता देगा। तो यहाँ पर हमारे पास साल में वैल्यू आ जाएगी। हमने इसको कन्वर्ट कर देना है किसमें, मंथ में, यानी हमने मंथ में डिस्प्ले करवानी है कि कितने मंथ बनते हैं, टोटल 12 साल अगर एज है, और दिन कितने बनते हैं, इस तरह से हमने शो करवा देनी है। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि अगर जो वैल्यू एंटर हुई है वो ईयर में है, उसको अगर हमने मंथ में डिस्प्ले करवाना है तो हमें पता होना चाहिए एक ईयर में कितने मंथ होते हैं। सिंपल, तो 12 होते हैं। तो जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मंथ आ जाएंगे टोटल। इसी तरह डेज की बात करें तो डेज कितने होते हैं ईयर में, 365। तो जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा ईयर्स की, 12 होगी, 17 होगी, 27 होगी, उसको 365 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डेज आ जाएंगे।
यही चीज़ हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करवा रहे हैं, एज, मंथ, डे। तो यहाँ पर वेरिएबल आगे ताकि इनके अंदर वो वैल्यू जाके स्टोर हो सके। सी आउट से मैंने कहा कि एज ईयर्स में एंटर करो, उसे बता दिया है कि तुमने ईयर्स में बताना है कि कितने साल हैं। उसके बाद जैसे ही वो एज एंटर कर देगा, यहाँ पर एज के अंदर वो वैल्यू आके स्टोर हो जाएगी। वो उसने 17 की है, 18 की है, या 27 की है, 65 की है, इससे कोई कंसर्न नहीं। बस उस वैल्यू को जो उसने ईयर्स में एंटर की है, हम 12 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास मंथ की वैल्यू आ जाएगी। तो वो जितने भी मंथ बने रहे वो मंथ नाम के वेरिएबल के अंदर जाके इनिशियलाइज हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम डेज की बात करें तो यहाँ पर एज जितने भी ईयर है 365 डेज से जब उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो डेज होंगी उसके। तो उस डेज को हम डेज नाम के वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू असाइन हो जाएगी, सॉरी इनिशियलाइज नहीं, यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, असाइन हो जाएगी कैलकुलेट होने के बाद। उसके बाद सी आउट से हम शो करवा देंगे एज मंथ के अंदर कितनी बन रही है जो मंथ के अंदर जाके स्टोर हो चुका है, एज डेज के अंदर कितनी बन रही है जो डेज के अंदर जाके स्टोर हो चुका है। अब हमने रिटर्न 0 कर देना है और यहाँ पर सिंपल हमारा प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो चुकी है। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने इनको लाजमी से करना है। जो आपने डेव C++ में इसको रन करके भी देखना है, कोई एरर वगैरह आते हैं तो उनको सोल्व करने की कोशिश किया करें, गूगल पे सर्च किया करें। वैसे जैसे मैंने आपको समझा दिया और ये जो लिख दिया है, अगर आप सेम ऐसे भी लिखें तो आपका इजीली रन हो जाएगा। तो प्रॉब्लम हमने जो सोल्व कर ली है वो 5 हैं, तो आपने इन 5 को अच्छे से करना है ताकि हम आगे मजीद आगे बढ़ें। तो मेन चीज़ ये है कि जो मैं आपको करवा रही हूँ वो अच्छे से आप कर लें। तो चैप्टर के अंदर वाले भी आपने अच्छे से करने हैं। नीचे कमेंट कर दिया करें कि मैंने ये वाला प्रॉब्लम कर लिया है या ये वाली असाइनमेंट कर ली है। तो मुझे अच्छा लगता है कि स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं मुझसे या जो हमारे लेक्चर हैं वो देख रहे हैं वो उसको समझ भी पा रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट वाले स्टार्ट करेंगे और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।